मॉर्निंग बच्चों, हम हिंदी व्याकरण में समास पढ़ रहे थे, ठीक है। और समास की परिभाषा, समास के दो भेद हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। आज हम इसके आगे के जो भेद हैं वो पढ़ेंगे। तो पहले एक बार समास के बारे में दोबारा मैं बता देती हूँ क्या होते हैं समास, हिंदी में इनका क्या उपयोग होता है। तो समास का अर्थ होता है शब्दों को पास पास बिठाना, जिसमें कम शब्दों में ज्यादा से ज्यादा अर्थ प्रकट किया जा सके, ठीक है। ऐसा करने के लिए क्या किया जाता है कि जो पद होते हैं, पदों में दो या दो से अधिक पद होते हैं, उनमें प्रयुक्त परसर्ग चिन्हों को हटाकर और नया शब्द बनाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो शब्द हमारे पास आता है उसे हम क्या कहते हैं, समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं। लेकिन फिर जब उनका विग्रह किया जाता है तो विग्रह करते समय वापस हमें इन परसर्ग चिन्हों का प्रयोग करना होता है। जैसे हमने एक शब्द लिया था कल, पाठ के लिए शाला। पाठ के लिए शाला, कौन सा शब्द था? पाठ के लिए शाला। अब इसमें से हम जो परसर्ग चिन्ह है, हमने विभक्तियों सहित देखे थे परसर्ग चिन्ह क्या थे। तो इसका जब लोप करके और नए शब्द का निर्माण होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं, पाठशाला, ठीक। और इस जो नया शब्द बना है इसे हम सामासिक पद कहते हैं। इसमें हम लोग समास के जो भेद थे इसमें हम दो भेदों को पढ़ चुके हैं। पहला हम अव्ययीभाव समास पढ़ चुके हैं। अव्ययीभाव समास का अर्थ होता है जिसमें पहला पद अव्यय होता है और जो सामासिक पद होता है, अव्यय के बाद जो पूरा पद बनता है वो पूरा ही अव्यय हो जाता है। दूसरा हमने तत्पुरुष पढ़े थे और तत्पुरुष के हमने उपभेद भी पढ़े थे। तत्पुरुष समास के कितने उपभेद पढ़े थे हमने? 6 उपभेद पढ़े थे, जो कि कारक के अनुसार चलते हैं, 6 कारकों के अनुसार चलते हैं, ठीक है। जैसे एक दो नाम बता देती हूँ मैं, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबोधन और संबंध और अधिकरण तत्पुरुष। ये हमने तत्पुरुष के भेद पढ़े थे। आज हम कौन सा भेद पढ़ेंगे? इसका कर्मधारय समास पढ़ेंगे। तो कर्मधारय समास क्या होता है? इस समास का भी क्या होता है? दूसरा पद। इस समास का भी दूसरा पद क्या होता है? प्रधान होता है। दूसरा पद प्रधान होता है और इनमें विशेषण और विशेष्य का संबंध पाया जाता है। दोनों पदों में क्या होता है? विशेषण और विशेष्य का संबंध पाया जाता है। दूसरे शब्दों में जिस समस्त पद के दोनों पदों में विशेषण और विशेष्य का संबंध हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कहीं भी आप लोगों को विशेषण दिख जाए प्रथम पद में या द्वितीय पद में, तो वहां कौन सा समास हम लगाएंगे? कर्मधारय समास लगाएंगे। जैसे उदाहरण लेते हैं हम, श्वेत है जो अंबर, ठीक है। श्वेत है जो अंबर। अब श्वेत यहाँ पर विशेषण है और किसके लिए कहा गया है? अंबर मतलब कि कपड़ों के लिए कहा गया है। तो इसको जब हम समास करते हैं, सामासिक पद बनाते हैं, तो इन परसर्ग चिन्हों को हटा दिया जाता है और नया शब्द का निर्माण होता है, श्वेतांबर, ठीक है। संधि का नियम भी इसमें साथ साथ चलता है। श्वेतांबर ये क्या हो गया? सामासिक शब्द हो गया। श्वेत यहाँ पर सफेद है, सफेद गुणवाचक संज्ञा है, गुण है, विशेषण है, ठीक है। इसलिए यहाँ पर विशेषण और विशेष्य का संबंध होगा। तो जहाँ पर भी विशेषण और विशेष्य का संबंध हो वहाँ कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। दूसरा हम एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे कि नील कमल, ठीक है। नील कमल। अब नील कमल एक सामासिक शब्द है। यहाँ नील नीला विशेषण है और कमल विशेषता बता रहा है कमल की। जब इसका हम समास विग्रह करेंगे तो क्या लिखेंगे? नीला है जो कमल, ठीक है। नीला है जो कमल। अब है जो यहाँ पर हमने क्या लगाया? विभक्ति लगाई है, ठीक है, अन्य शब्द लगाए हैं। तो इसका जो सामासिक पद क्या कहलाएगा? नील कमल कहलाएगा। किसका संबंध होता है इसमें? विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। जैसे बहुत सारे शब्द होते हैं, दुष्कर्म, दूषित है जो कर्म। अब यहाँ पर है जो संज्ञा हमें लगानी
पड़ती है। ठीक है, नील गाय, नीली है जो गाय, रक्त पुष्प, रक्त मतलब लाल है जो पुष्प, लोह पुरुष, लोहे के समान है जो पुरुष, सज्जन, सत है जो जन। ठीक है, ये हमारे अव्ययी बहु कर्मधारय समास के अंदर आते हैं। अब अपना इसके बाद आता है द्विगु समास। द्विगु समास में क्या होता है? द्विगु समास जिस पद का एक पद संख्यावाची होता है ना। द्विगु समास की क्या पहचान है कि एक पद संख्यावाची होगा। संख्या तो आप सभी समझते हैं, नंबर। ठीक है, जो एक पद क्या होता है इसका संख्यावाची होता है और संख्यावाचक विशेषण से होता है। पूर्व पद इसमें प्रधान होता है, उसे ही हम द्विगु समास कहते हैं। इसका पहला पद पूर्व मतलब कि पहला पद प्रधान होता है ना। इसमें कौन सा पद प्रधान होता है? पूर्व पद प्रधान होता है। जैसे इसके उदाहरण देखते हैं, त्रिलोक। त्रि मतलब तीन है ना, त्रिलोक तीन लोकों का समूह। इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? तीन लोकों का समूह। ठीक है, जो द्विगु समास होता है इसमें समूह शब्द, समाहार शब्द इनका प्रयोग किया जाता है। जैसे चार चौराहा, चौराहा का समास विग्रह क्या हो जाएगा? चार राहों का समाहार। समाहार लगा लो या समूह लगा लो। ठीक है, तो द्विगु समास में क्या हो जाएगा? एक पद क्या होगा? संख्यावाची होगा और दूसरा पूर्व पद उसका प्रधान होगा, इंपॉर्टेंट होगा। बहुत सारे शब्द इसमें भी आते हैं, जैसे सप्तऋषि, सात ऋषियों का समूह, पंचवटी, पांच वटों का समूह, त्रिफला, तीन फलों का समूह, पक्षद्वय, दो पक्षों का समूह। पक्षद्वय मतलब कि दो पक्षों का समूह, षडरस, छह रसों का समूह, चौमासा, चार मासों का समूह, नवरत्न, नौ रत्नों का समूह और चतुर्भुज, चार भुजाओं का समूह। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है? द्वंद्व समास में जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान होते हैं। द्वंद्व समास में क्या होते हैं? दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान है ना। जो द्वंद्व समास होता है उसमें दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। तथा विग्रह जब उसका किया जाता है तो इनमें एवं है ना, विग्रह करते समय हम क्या लगाएंगे? एवं, तथा, और। इन शब्दों का इसमें विग्रह करते समय प्रयोग किया जाता है, उन्हें हम द्वंद्व समास कहते हैं। और जो समस्त पद होता है उसके मध्य में योजक चिन्ह जो इस प्रकार का होता है उसका उपयोग किया जाता है समस्त पद में। जैसे भाई बहन, ये योजक चिन्ह है। ठीक है, भाई बहन। अब इसका यदि हमें समास विग्रह करना हो तो इसका क्या हो जाएगा? भाई और बहन। ठीक है, ये समास विग्रह इसका होगा, अर्थात इसमें और, एवं, तथा का प्रयोग किया जाएगा। जैसे धनी निर्धन, धनी और निर्धन, माता पिता, माता पिता, माता और पिता, माता और पिता। ठीक है, यहाँ पर और, तथा, एवं आदि शब्द आपको दिखे, वहां कौन सा समास होता है? द्वंद्व समास होता है। द्वंद्व का अर्थ होता है एक दूसरे के विपरीत। तो अधिकतर देखे जाते हैं कि जो ये द्वंद्व समास के शब्द होते हैं, पद होते हैं, ये आपस में विरोधी या विलोम होते हैं। जैसे देखिए रात दिन, दिन और रात, पूर्व पश्चिम, पूर्व और पश्चिम, ये एक दूसरे के क्या है? विलोम हैं। तो जहाँ पर ऐसे शब्द हमें दिखे वहां पर हम कौन सा समास लगाएंगे? द्वंद्व समास लगाएंगे। बहुत सारे शब्द हैं, जैसे इसमें नर नारी, जन्म मरण, राधा कृष्ण, पेड़ पौधे, माता पिता, देश विदेश, भाई बहन, हार जीत, दाल रोटी, राम सीता, जल थल, पश,
पाप पुण्य दूध दही बहुत सारे शब्द इसमें आ जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है हमारा लास्ट बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होता है? ठीक है, तो बहुव्रीहि समास क्या होता है कि जिस पद में, है ना, जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है। पहले तो हमने देखा पूर्व पद प्रधान होता है, दूसरे में उत्तर पद प्रधान होता है, तीसरे में दोनों पद प्रधान होते हैं, लेकिन इसमें कोई सा भी पद प्रधान नहीं होता है और जो अपने पदों से भिन्न किसी और संज्ञा का ही विशेषण होता है उसे हम बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसमें कोई पद प्रधान नहीं होगा, अन्य पद प्रधान होगा। इसमें कौन सा पद प्रधान होगा? कोई अन्य पद प्रधान होगा और उसकी वो क्या बताएगा? विशेषता बताएगा। ठीक है, इसको थोड़ा ऊपर हम लिख के और पढ़ते हैं। ठीक, तो जैसे हमने एक शब्द लिया पीतांबर, यहां ले लेते हैं इसका पीतांबर। ठीक है, पीतांबर। अब पीतांबर शब्द का जब हम संधि विच्छेद करेंगे या समास विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा? पीला है जिसका, अंबर अर्थात भगवान विष्णु, है ना, विष्णु के लिए कहा जाता है पीतांबर, कृष्ण के लिए, विष्णु के लिए। ठीक है, यहाँ पर है जो अंबर नहीं है जिसका, किसी संज्ञा के लिए हम बता रहे हैं। तो किसका है यहाँ पर? पीतांबर किसके लिए आया है? विष्णु के लिए आया है। यहाँ पर कौन सा पद प्रधान हो गया? अन्य पद प्रधान हो गया। न पीला न अंबर, इन दोनों से विपरीत अन्य पद प्रधान हो गया। जैसे हम लेते हैं एक शब्द दशानन। दशानन हम सुनते ही कह सकते हैं किसको कहा जाता है? रावण को कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा पद प्रधान हो गया? अन्य पद प्रधान हो गया। इसका समास विग्रह क्या हो जाएगा? दश, दस है जिसके, है ना, जिसके आनंद। अब 10 है जिसके आनंद, दशानन। यहाँ पर दशानन में आपको पता लग रहा होगा, पहले हमने पढ़ा था द्विगु समास। द्विगु समास में संख्यावाची पद होता है, इसमें भी संख्यावाची पद है। ठीक है, लेकिन इसमें संख्यावाची पद होते हुए भी इसमें कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है, क्योंकि ये अन्य पद की प्रधानता बता रहा है। यदि इसका समास विग्रह है होता कि 10 है जो आनंद, है ना, 10 है जो आनंद, तो यहाँ पर कौन सा समास होता? फिर यहाँ पर द्विगु समास होता। ठीक है, लेकिन यदि हम इस प्रकार से इसका समास विग्रह कर रहे हैं कि 10 है जिसके आनंद, अन्य पद के लिए बोल रहे हैं, तो वहां पर कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा। वैसे ही एक शब्द और देखिए, त्रिनेत्र। त्रिनेत्र, ठीक है, त्रिनेत्र किसको कहा जाता है? आप सभी को पता होगा। त्रिनेत्र हम शिव को कहते हैं। यहाँ त्रिनेत्र किसका बता रहा है? हमें शिव के बारे में बता रहा है। 3 है जिसके नेत्र अर्थात शिव। ठीक है, लेकिन ये त्रि लग गया, मतलब कि यहाँ पर भी संख्यावाची शब्द आ रहा है, संख्यावाची शब्द आया, मतलब कि यहाँ पर द्विगु समास नहीं होगा। यहाँ पर कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा, क्योंकि ये अन्य पद की प्रधानता बता रहा है। यदि यहाँ पर इसका समास विग्रह हो कि 3 है जो नेत्र, तो फिर वो द्विगु समास हमें बताता है। ठीक है, एक शब्द अभी आया था आपके पीतांबर। पीतांबर हमने देखा, पीतांबर में क्या बताया? पीतांबर हमने कर्मधारय समास में भी पढ़ा था, लेकिन पीतांबर हमने बहुव्रीहि समास में भी पढ़ा। पीतांबर इसमें विशेषण और विशेष्य का संबंध बता रहा था, लेकिन जो पीतांबर इसमें हमने पढ़ा, पीतांबर मतलब कि पीले हैं जिसके अंबर अर्थात विष्णु, अलग ही पद का इसने हमें बोध कराया। तो यहाँ पर बहुव्रीहि समास होगा। तो बहुव्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, इन सभी में तुलनात्मक अंतर भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बहुत सारे उदाहरण यहाँ दे रखे हैं, जैसे पीतांबर, पीतांबर कृष्ण के लिए कहा गया है। दशानन, दशानन रावण को कहा जाता है। चतुर्भुज, 4 है भुजाएं जिसकी अर्थात की विष्णु।
त्रिलोचन, त्रिलोचन है, त्रीन है लोचन, लोचन मतलब कि नेत्र जिसके, मतलब कि शिव, शूल पाणी, शूल है पानी में जिसके, शूल मतलब त्रिशूल, पाणी मतलब हाथ, ठीक है। तो शूल है पानी में जिसके वह शिव, त्रिशूल किसके हाथ में, शिव के हाथ में। चतुरानन, चार है आनंद जिसके, चार मुख किसके होते हैं, ब्रह्मा जी के होते हैं। लंबोदर, लंबा है उदर, उदर मतलब कि पेट जिसका, तो उसे हम गणेश कहते हैं। षडानन, छह है आनंद, छह सिर वाला कौन है, कार्तिकेय को कहा जाता है। वीणा पाणी, वीणा मतलब कि वीणा है हाथ में जिसके, हम किसे कहते हैं, सरस्वती जी को कहते हैं। चंद्रशेखर, सिर पर चांद है जिसके, या चंद्रमा है शिखर पर जिसके, वो कौन है, भगवान शिव है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब बहुव्रीहि समास के उदाहरण है। अब इसमें समास के अन्य उदाहरण भी दे रखे हैं, आप लोग भी समास के अन्य उदाहरण देखिए, समास विग्रह करिए और उसमें समास का आपको भेद बताना होगा या फिर समास का भेद करना सीखिए। धन्यवाद।